ठीक है ना। और इम्प्लाइड कैसे होगा? मान लो कि मैं अपने जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से भेज रहा हूँ किसी और के पास। अगर मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी से किसी और के पास भेज रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एक तरीके से सोच के देखो कि अगर मान लो कि तुम्हारे एम्प्लॉइज ने लापरवाही की और उसके चक्कर में अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम करोगे। हेलो हेलो हेलो, समझ रहे? तुमने फेक करके किया, फ्रेजाइल था, तुमने उसको हैंडल विद केयर नहीं किया, पटक पटक के उसको फिर लेके गए तो नुकसान हो गया, तो तुम भरोगे। ये इम्प्लाइड है। हेलो हेलो, कंडक्ट ऑफ अ पर्सन अपन ने पहले पढ़ लिया। अरे समझ कि कंडक्ट के कारण हुआ, तो बाकी इंश्योरेंस अलग से, नेचुरल कॉजेस के लिए इंश्योरेंस अलग से। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलो अब देखो एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? कह रहे देखो कॉन्ट्रैक्ट की तो सारी बातें होनी चाहिए इसमें, है ना। एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को कहा कि जेड को मारो, है ना, और बोल रहा है कि फिर तुमको अगर जेड ने कुछ भी किया, तुम्हारे खिलाफ केस किया तो तुम्हारे पैसे मैं दूंगा। वाई ने बहुत मारा जेड को, अरे समझ, तो उसने केस किया, 1,000 रुपये फाइन लग गया, तो वाई मांग सकता है क्या आप एक्स से? हेलो हेलो हेलो, बताओ हाँ या ना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं था, ये तो अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं था। ठीक है कि नहीं है? अनलॉफुल अग्रीमेंट था। ठीक, डन। फिर क्या कह रहा है? लॉस टू वन पार्टी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पर्सन जो इंडेमनिफायर है ना, agrees to indemnify another person, indemnity holder, in case such other person incurs some loss or loss of such other person becomes certain. क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो इंडेमनिफायर है, agrees to indemnify, है ना, the other person, ठीक है, अगर उसका लॉस हो जाता है या लॉस होना तय है। अब पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? लॉस होना तय है मतलब, हेलो 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 गाइस, लॉस होना तय मतलब समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक सेकंड ना, स्क्रीन चली गई है, वापस ला रहा हूं मैं। कोई ऐसा एक्शन जिसमें क्या हो रहा है कि भाई अब तो लॉस होएगा ही होएगा, अब तो लॉस क्या होगा? होगा ही होगा। हेलो गाइस, अरे कोई रिप्लाई नहीं आता यार तुम लोग का, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अगर तुमको कोई लॉस हुआ या लॉस होना बिल्कुल तय हो गया, इंडेमनिटी बाय द प्रॉमिसर, तो इसका पर्पस क्या है कि इंडेमनिटी होल्डर जिसने करवाया इंश्योरेंस, एक तरीके से जिसको लॉस की भरपाई मिलेगी। इंडेमनिफायर कौन है? जो लॉस की भरपाई करेगा, ठीक है। एनी लॉस, है ना, एनी लॉस दैट मे बी कॉज टू द इंडेमनिटी होल्डर। रीजन फॉर लॉस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट स्पेसिफाई दैट इंडेमनिटी होल्डर शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस caused due to conduct of the promisor himself or conduct of any other person or any act, event or accident which is not in the control of parties. अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अलग से लिखा हुआ है इसमें, आ रहा है समझ में? ये वाला पॉइंट जो है ना, ये अलग से लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है क्या? बाय द कंडक्ट। तो आप किस चीज को मानोगे? ये कंडक्ट वाला ही आप मानोगे। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? तो ये वाला इन जनरल कवर इसमें है नहीं। हेलो हेलो हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर लिखा हुआ है ऐसे कि मतलब क्या, कि नॉट इन कंट्रोल ऑफ पार्टी, ऐसे अलग से लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? लेकिन ये ऐसा है नहीं मतलब। हेलो हेलो हेलो,
वो कह रहा है कि भैया कंडक्ट वाला ही है, ठीक है ना। जो कानून है उसमें ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, इसको काट सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल लॉ जो है ना उसमें लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ द अदर पर्सन, तो ये लीगल कंटेंट में नहीं है, तो उसको काट सकते हो अपन। अरे समझ में, ये धोखे से ऑथर ने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है बेटा। हाँ, हम्म हम्म, हाँ तो वो नहीं देगा। बिल्कुल 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 सही, यही मतलब है इस बात का। ठीक है बेटा। ठीक है, चलो अब क्या है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। याद रखना बेटा, जो ये लिखा हुआ है ना, ये सेक्शन 124 का एग्जैक्ट कंटेंट है, ये समझ रहे। तो सिंस इसमें लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन, इसलिए अपन और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते हैं इसका, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। और अपन ने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी लिखती हैं कि भैया प्लेन क्लियर मीनिंग है तो फिर लेटर ले लो, फिर काय को रीजनेबल लगाओ। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, चलो फिर क्या कह रहा है, द इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर ऑल द डैमेजेस व्हिच इज कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। मतलब यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि भैया देखो ना, ए ने, है ना, ए ने बी को बोला, ए ने बी को इंडेमनिफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। क्लियर है ये, ए ने बी को इंडेमनिफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। अब सी ने बी का कुछ नुकसान किया, सवाल, क्या ए अमाउंट देगा बी को? आंसर इज यस। क्लियर है ना, ये क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, क्या बी सी पे केस कर सकता है? इसका भी आंसर है यस। तीसरा सवाल, क्या बी के सी पे केस करने का खर्चा ए देगा? हम्म हम्म, बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सही, ये जो है ना कि दे देना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून ने क्या बोला है ना, क्योंकि अब आप चाहिए तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब या तो इसमें श्योर तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो गलत केस कर दे, ज्यादा बड़ा वकील कर ले तो फिर एक ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला है, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला है ये तो भैया, मतलब देखो समझो, इस वाले एग्जांपल में देखो एक बार, कि अगर सी ने बी पे कोई केस किया और सी ने नुकसान कर दिया है बी का, तो वो रिकवरी करेगा। तो ये तो पॉइंट ये है कि जितना भी पैसा पे करना पड़ा बी को, वो पैसा वो रिकवर कर लेगा ए से, है ना। ये है राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट। द इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर ऑल द कॉस्ट व्हिच इज कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच सूट। द इंडेमनिफायर ऑथोराइज्ड हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। तो कंडीशन है ये
ए ने अलाउ किया रहा, समझ रहा है, ए ने अलाउ किया है पहले से कि हाँ चलो तुम केस कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ठीक है ना। और यानी अलाउ नहीं किया तो भी हो सकता है पॉसिबल, हाँ हो सकता है बिल्कुल। इंडेमनिटी होल्डर डिड नॉट कॉन्ट्राविन द ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर्स उसने नहीं माने ऐसा नहीं है। और द इंडेमनिटी होल्डर एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक आम समझदार व्यक्ति की तरह उसने एक्ट किया। किसने? बी ने। तो इसका आंसर होगा हाँ। आ रहा है समझ में? लेकिन इसमें लगेगी कंडीशन, यानी प्रोवाइडेड किसने गुड फेथ में एक्ट किया और प्रूडेंट रहा और ये सारा कुछ। बोलो बेटा, क्लियर है? ये वाला, ये वाला, अरे इंडेमनिफायर कुछ कंडीशन रखेगा ना। अब भाई तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है, कह रहा लेकिन किसी बिना लाइसेंस वाले को चलाने मत देना। हेलो, तो फिर हो गई ना कंडीशन। तुमने बिना लाइसेंस वाले को कर दे दिया तो फिर गाड़ी कैसे देंगे तुमको? मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस का पैसा थोड़ी मिलेगा। इंश्योरेंस करवाने का ये मतलब थोड़ी कि आग लगा दो गाड़ी में और इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, राइट टू रिकवर sums paid as a compromise of the suit. The indemnity holder has the right to recover all the sums which he has paid under the terms of compromise of a suit. तो indemnity holder जो है उसके पास right है to recover all the sums which he has paid under the terms of compromise of a suit. मतलब कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना दोनों पार्टी में कि चलो इतना दे दो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके। तो अगर वो पैसे देने पड़े तो वो भी वो दे देगा। कौन? जिसने गारंटी दी एक तरीके से, जो उसने इंडेमनिटी दी है। बस इंडेमनिफायर ने ऑथराइज किया हो कि हाँ भाई चलो हम दे देंगे पैसे, पहली बात। फिर उसने वही ऑर्डर्स माने हो और एक आम समझदार व्यक्ति की तरह उसने एक्ट किया हो। दैट्स इट। देख लो बेटा इंडेमनिटी वाला पूरा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं लगा सकते ना, नहीं फंसेगा ना। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे ही बोला क्या कि जितना नुकसान होगा मैं भरूंगा, तो फिर तो भर भाई। आ रहा है समझ? और सबसे बड़ी बात कि लॉस रिकवर करने के लिए वो वकील को ज्यादा पैसा क्यों देगा? मतलब पॉइंट समझ रहे हो? उसको मजा आ रहा है क्या उसका नुकसान करने में? इम्प्रैक्टिकल बात है ना ये तो। एग्जैक्टली ना, मतलब ठीक है। कॉम्प्रोमाइज मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एक तरीके से। ठीक है, हो गया। कॉम्प्रोमाइज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। आ रहा है समझ में?
तो वो तो अलग मैटर हो गया ना कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं, बाकी तो जीता तो अलग है, जीत के पैसे मिले वो अलग है, और केस खत्म करने से पैसे मिले वो अलग है। हम्म, हाँ कॉम्प्रोमाइज अलग से अमाउंट है ये, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। चलो अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। ठीक है, देखो ये है ए, एक सेकंड अपन एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं, है ना। पहले मैं तुमको सीधे एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, ठीक है। स्टोरी पढ़ते हैं अपन, क्या स्टोरी, देखो बी है ना। वो ए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुड्स क्रेडिट में दे दो, है ना, बी को। ए अग्री है, लेकिन ए कह रहा है कि भैया कोई गारंटर है तुम्हारे पास, तो सी जो है वो आ गया, वो कह रहा है मैं गारंटर बनूंगा तुम्हारा, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो यहां पर है ना, सी ने ए से बोला कि भाई बी को उधार दे दे, अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा, ये बात सी ने ए को बोली, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो सी तो एक तरह से कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, लेकिन सी को कोई पर्टिकुलर कंसिडरेशन नहीं मिलेगा यहां पर इस केस में। हेलो 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 गाइस, समझो, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये जो थर्ड पर्सन है, इसको हम थर्ड पर्सन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा तीन पार्टीज होंगी, अरे समझ में, ठीक है। और हमेशा एक मेन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पिक्चर में होगा, जिसके एवज में ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा, अरे समझ में। ये जो गारंटर होगा इसका नाम होगा ऑफिशियली श्योरिटी, जो बी के परफॉर्मेंस को गारंटी देगा, समझ रहे। इसका कॉन्ट्रैक्ट सी का जो है वो इससे होगा, जिसको हम नॉर्मली क्रेडिटर बोलेंगे, और बी जो है उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर, आ रहा है समझ में। तो सी जो है वो बी के बिहाफ में गारंटी ले रहा है, वो बोल रहा है कि भैया बी परफॉर्म कर देगा अपना प्रॉमिस, अन्यथा मैं पैसे भरूंगा। ऐसा कौन किसे बोलेगा, ऐसा सीए को बोलेगा। हेलो 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 गाइस, बोले, है ना। और इस कॉन्ट्रैक्ट में सी को कोई अलग से कंसिडरेशन की नीड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहना है जो बी को मिला वही कंसिडरेशन मान लो, वही तुम अपने लिए भी कंसिडरेशन मान लो, है ना। सी को उधार मिलना ही तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो ना देना गारंटी, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, समझ रहा। वो रिलेटिव होगा, कोई दोस्त होगा, समझ रहा, इस कारण से उसका अदरवाइज इंटरेस्ट जुड़ा होगा, अदरवाइज गारंटी देने की कोई लोड तो है नहीं, समझ रहा। कानून तो नहीं बोल सकता कि जबरदस्ती नहीं दो ही उसको पैसे, समझ रहा। वो अपनी मर्जी से गारंटी दे रहा है, कानून बस इस चीज को वैलिड बना दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो, ठीक है।
किसका नुकसान करने पे? हम्म नहीं समझा मैं। हम्म नहीं नहीं नहीं, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, देना ही पड़ेगा, जेल जाएगा नहीं तो। अरे समझ, यही तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना। दूसरा देखो, ए ने ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, बी ने डिफॉल्ट कर दिया, है ना। देखो ध्यान से, एक सेकेंड, है ना। हाँ, ए ने गुड सेल किए बी को, बी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, सी ने ए को रिक्वेस्ट किया कि भैया केस मत कर यार बी पे, 1 साल तक मत कर केस, बोला 1 साल तक केस मत करो, समझ रहा है। अगर 1 साल में बी ने फिर नहीं दिए पैसे तो मैं पे कर दूंगा। बेसिकली 1 साल का टाइम मांग रहा है सी बी के लिए। ए ने बोला ठाओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे सुन, तो यहाँ बी को टाइम मिलना ही सी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, कंसिडरेशन, देयरफॉर गारंटी इज वैलिड। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोला। फिर वही बात, हम यहाँ पर क्या डिस्कशन करने बैठे हैं, सोच के देख। अच्छा, क्या तेरे सवाल का जवाब कानून दे पाएगा? तो मेरा पॉइंट समझ रहा है, ठीक है ना, कि भैया ए को पता है ये रेगुलर ग्राहक है उसका, समझ में आ रहा है, वो रेगुलर डीलर है उसका, या सी उसका रेगुलर डीलर है। अरे समझ में, देयर कैन बी 10,000 रीजंस कि ए क्यों अलाउ करेगा, लेकिन वो कानून का मैटर नहीं है ना। कानून क्या बोल रहा है, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, मतलब मेरा पॉइंट समझा क्या? कानून ये थोड़ी बोल रहा है, वो ये बता ही नहीं रहा कि भैया तुम ऐसा क्यों करोगे, उसके 1000 प्रैक्टिकल रीजन होंगे ना भाई साहब, ठीक है। गलत फंस जाएंगे अपन फिर। बोलो समझ में आई कि नहीं आई ये वाली बात? कौन कौन? मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझो। अरे समझ में, ठीक है, तुम समझो, तुम लॉ पढ़ रहे हो। अरे समझ में, कानून क्या बोल रहा है और कानून किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, मेरा पॉइंट समझो ना, ठीक है। मान लो कि सरकार ने कहा कि भैया किराना दुकान खुलनी चाहिए, कोरोना वायरस डिसीज आ गई है, समझ में आ रहा, तो लॉकडाउन कर दो और किराना दुकान खुलनी चाहिए। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई बेकरी वाला है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो बोले कि भैया खाना की दुकान है तो भाई उस हिसाब से तो मेरी भी खुलनी चाहिए। मेरा पॉइंट समझना बहुत ध्यान से। अरे समझ में, जब कानून बनाया जाता है तो उसका पर्पस क्या है, मेरा नहीं, हाँ मतलब ओवरऑल पर्पस ये ठीक है। अरे समझ में, तो एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है ना, समझ में आ रहा है? लेकिन जब कानून बनता है तो आप उसको, उस पर क्वेश्चन किस तरीके से करते हो, मेरी बात समझना, क्लियर है, ठीक है ना। तो आप अगर पर्पस का ध्यान रखोगे कि किस तरीके से बनाया गया, तो उसके इफेक्ट्स तो 10,000 हो सकते हैं, उसके इफेक्ट्स पे तो नेवर एंडिंग डिस्कशन होगा ना, समझ में आ रहा है। जैसे बेकरी वाला है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से तो 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे कि भैया हमारी शॉप भी खुलनी चाहिए, हमारी शॉप भी खुलनी चाहिए, क्योंकि आप तो कानून के कंस्ट्रक्शन पे सवाल उठा रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। जबकि कानून किस पर्पस से बनाया गया है कि भैया भीड़ भड़क्का ना हो, और किराना में जनरली सारी चीजें मिल जाती हैं, मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो, पर्सपेक्टिव है देखने का।
तुम सोच करके देखो, क्योंकि कोरोना वायरस डिसीज आई तो हमने बोला कि किराना दुकान खुल जानी चाहिए। लेकिन अगर वो इस तरीके से पर्सपेक्टिव तुम सोचो कि भाई खाने का काम तो ये भी कर रहा है, खाने का काम तो ये भी कर रहा है, तो फिर किराना दुकान क्यों और ये क्यों नहीं? तो हम उसको वापस से लेकर के जाएंगे कहां पर? ओरिजिनल उस पे, समझ रहे? तो हो सकता है कि भैया ये चीज चेंज भी कर दी जाए, लेकिन जब ये कानून बना रहे थे ना, अरे तब हमारा पर्पस था कि भैया लोग घरों में रहें, और सिर्फ बेसिक जरूरतों की चीजें उनको मिल जाए। तो लिख कानून में क्या लिख दिया अपन ने कि भैया खाने के सामान की चीजें, तो फिर या तो कानून को अमेंड करके हमको बोलना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वो चीजें जो डेली बेसिस में आपको लगती हैं और जिनसे आप बस बेसिक खाना बना सकते हो, और वो जो भाई बिस्किट खाना कोई वो नहीं है ना, बहुत बेसिक नीड नहीं है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? हेलो हेलो हेलो। तो दिक्कत ये है कि भैया ये सवाल नहीं खत्म हो पाएंगे कभी, और आप कभी भी मेन पर्पस पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम जान तो बहुत सारा लोगे, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों कंप्लीट नहीं हो पाएगा? वो कभी वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस तरीके से तुम सोच करके देखो ना, इसमें हम हर तरीके से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सोच के देखो जरा, समझ रहे कि ए जो है वो क्यों मानेगा, मतलब ये फैक्चुअल बात है ना, जो सर्कमस्टेंसेस वाली बात है, समझ रहे? अगर मान लो कि मैं बोलूं कि भैया वो गुड्स का दे रहा है, तो क्या वो सर्विसेज में भी दे सकता है? समझ रहे? सर्विसेज में डिफॉल्ट, अगर उसने सर्विस पूरी नहीं दी तो, मेरा पॉइंट समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तुमको हमेशा हेडिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या हेडिंग चल रही है, समझ रहे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और तुमको ये समझना है कि ये प्रोविजन क्यों बनाया गया है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? इस प्रोविजन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे? तुम्हें इस बात का भरोसा सबसे पहले करना पड़ेगा कि जो प्रोविजन बनाया गया है, समझ रहे? ठीक है ना? सबसे पहले इस बात का भरोसा आप करो कि जो प्रोविजन बनाया गया है वो किस पर्पज से बनाया गया है, और वो सही बनाया गया है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? कानून के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले उसका पूर्णतः भरोसा करके उसको समझो कि वो क्यों बनाया गया है, उसमें जो लिखा है उसको पूरा समझो। अभी तो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुरू ही किया है, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, है ना सब लोग? एक सेकेंड ना, स्क्रीन वो हो गई है, ठीक है ना? ठीक है, ये बात मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना? आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझना है, और जितने प्रोविजन दिए हैं पहले आपको वो समझना है कि वो क्यों है और वो क्या है। समझ आ रहा है? ठीक है, इनके कारण अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो हो जाए। सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, जितना कंटेंट है, फिर जब हम पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तब अपन इसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोविजन में जो हम पढ़ रहे हैं हो सकता है वो हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, अरे वो माइक ऑफ हो गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि जब भी अपन ये प्रोविजन जब पढ़ रहे हो ना, समझ में आ रहा, तो सबसे पहले हेडिंग को ध्यान में रखो, समझ में आ रहा है, और पूरा कंटेंट पढ़ो। क्योंकि जब अपन पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म करेंगे तब आप इसको लेकर के एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि अभी तो आपको ये भी नहीं पता ना यदि क्या क्या चीजें इसमें है। अभी देखो, श्योरिटी की लायबिलिटी कब कब होगी, कब कब नहीं होगी। कंटिन्यूइंग गारंटी एक कॉन्सेप्ट होता है, आ रहा है समझ में? दो लोगों की लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। श्योरिटी के क्या क्या अधिकार रहते हैं, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या अधिकार रहेंगे, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या अधिकार रहने वाले हैं उसके, आ रहा है समझ में? और एक से ज्यादा कोई श्योरिटीज होंगे तो क्या होगा, मतलब मेरा पॉइंट समझो कि श्योरिटी कब कब लायबल नहीं रहेगा, समझ रहे? तुम एक केस लॉ के एनालिसिस से पूरा प्रोविजन डिस्कवर मत करोगे सबसे पहले तो। गाइस, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो अभी जो है उसको सही मानो सबसे पहले तो, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट जरूर है कि जो है उसको सही मानो पहले, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और उसका कंस्ट्रक्शन उसकी हेडिंग से समझो कि ऐसा क्यों है ये, और हो सकता था अगर। ये जो अगर लगाने वाली बात है ना, ये बस अभी मत लगाओ जब तक कंप्लीट ना कर लो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे अगर का जवाब अगले टॉपिक में ही मिल जाए। समझ में आया गाइस? हेलो हेलो हेलो, है ना?
चलो देखो 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 क्या बोल रहा है ना। तो अपन ने दूसरा एग्जांपल क्या पढ़ा कि भैया ए ने गुड सेल करे, बी ने डिफॉल्ट करा, है ना। सी ने बोला कि भैया ये केस है, मतलब ये वो बोल रहा है कि ऐसा हुआ है, आ रहा है समझ, ठीक है। क्वेश्चन से नहीं लड़ सकते अपन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसने 1 साल का टाइम दे दिया है उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि भैया सी को कुछ मिला नहीं यार, तो सी को कुछ मिलना जरूरी है। तो कानून इस बात का आंसर कर रहा है कि नहीं, सी को कुछ मिलना जरूरी नहीं। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं। तो हम यहाँ पर सवाल किस बात का जवाब खोज रहे हैं कि सी को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिला, चलेगा क्या? हाँ चलेगा। क्लियर है। ऐसे ए जो है वो सेल करता है, डिलीवर करता है गुड्स बी को। ए बिना कंसिडरेशन के अग्री टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, ठीक है ना। ए जो है वो गुड्स को बी को बेचता है। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसमें ए नहीं आएगा। कैंसिल करवाया था ना, हाँ ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। चलो अब देखो, इवन इफ प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड, बट इफ द श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट द गारंटी इज वॉइड। पॉइंट समझो, है ना। इस वाले एग्जांपल में अगर अपन नोट लिखें, है ना, तो अपन लिख सकते हैं इफ बी इज माइनर, है ना, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इफ सी इज माइनर, गारंटी इज वॉइड। बोलो क्लियर है। हेलो हेलो, ठीक है। चलो अब देखो, है ना, प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ सम पर्सन। तो कह रहा है देखो प्रिंसिपल डेटर प्राइमरी लायबल है, बहुत ऑब्वियस है। एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट काय का हो रहा है, समझ रहा है। ए जो है वो पीडी है, पीडी यानी कि प्रिंसिपल डेटर। बी जो है वो क्रेडिटर है ना। और सी जो है वो है श्योरिटी, है ना, जिसने किसको गारंटी दे रखी है, बी को, है ना। और हम ये ब्लैक वाली लाइन यानी कि हम ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ए जो है ये बेसिकली तो ये लायबल है ना, सी बेसिकली लायबल थोड़ी है। जब ए डिफॉल्ट करेगा तब कौन लायबल होगा, सी। ये क्लियर है गाइस, है ना। चलो एक बार अपन दोबारा से शुरू कर लेते हैं इसको, है ना। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके एंड से, श्योरिटी के एंड से, कि श्योरिटी क्रेडिटर से बोल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मैं परफॉर्म कर दूंगा, मैं लायबिलिटी चुका दूंगा, समझ में आ रहा है, तुम्हारी यानी क्रेडिटर की, अगर थर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट किया। यहाँ पर थर्ड पर्सन से किसको डिनोट किया जा रहा है बेटा, बताओ। पीडी, 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 प्रिंसिपल डेटर। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि ये श्योरिटी बोल रहा है मैं परफॉर्म कर दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटी का है ना, ये श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच है। तो पीडी जो है वो थर्ड पार्टी है, ये ध्यान रखना। क्लियर है गाइस। श्योरिटी कौन है, जो गारंटी दे रहा है। प्रिंसिपल डेटर कौन है, जिसने मेन वो लोन लिया है, आ रहा है समझ में। फिर क्रेडिटर कौन है, जिसने पैसे दिए, जिसको गारंटी मिली है। बोलो क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो पहला इसमें एसेंशियल था, एसेंशियल्स ऑफ एंड लीगल रूल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने बोला कि भैया देखो इसमें उसके सारे वैलिड वो होने चाहिए। पहला एक्सेप्शन था कि कंसिडरेशन नहीं मिलता कुछ, अगर मान लो श्योरिटी को, तो भी वैलिड है।
क्योंकि कंसिडरेशन जो प्रिंसिपल डेटर को मिला है वही सफिशिएंट कंसिडरेशन है किसके लिए, श्योरिटी के लिए। तो ये है फर्स्ट पॉइंट जो हमने अभी कवर किया। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब इन एग्जांपल्स को दोबारा पढ़ सकते हो और इसमें देखो सी को कुछ नहीं मिल रहा तो भी क्या है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। हेलो हेलो, बोलो बोलो। हाँ बोलो। है श्योरिटी जो है वो माइनर नहीं होना चाहिए, इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या, हाँ तो फिर बाद की थोड़ी देखते अपन इनकॉम्पिटेंसी। हाँ ऑब्वियसली बात है, ठीक है। डेथ तक में नहीं रुकता ये कॉन्ट्रैक्ट, इनकॉम्पिटेंसी तो अलग मैटर है। क्लियर बेटा, ठीक है। चलो तो अपन ना इसको फिर इवनिंग इवनिंग में कवर करते जाएंगे, है ना। क्लियर है गाइस, ठीक है। अभी मैं ओवर कर रहा हूँ क्लास। हेलो हेलो, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ठीक है। कल करते हैं, बाय बाय।